हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस दौर में क्या है ना कि जो गवर्नमेंट का जैसा आदेश आया है, जैसा ऑर्डर आया है, उसके अनुसार हम लोग को काम करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट का आदेश है क्लास को जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह है उसको बंद कराना और क्लास को ऑनलाइन के माध्यम से चलाना। और उनका ऐसा कहना भी है कि ऑनलाइन को प्राथमिकता दिया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या जो भी कोचिंग संस्थान है वो ऑनलाइन व्यवस्था करें और ऑनलाइन से ही पढ़ाएं ताकि बच्चे लोग संक्रमित ना हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा भारत में नहीं वर्ल्ड में, यानी वर्ल्ड में कोरोना महामारी जो फैला हुआ है, कोरोना महामारी से लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का जैसा आदेश है उसके अनुसार हम लोग को काम करना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग क्लास चला रहे हैं और आज हम क्लास को फर्स्ट क्लास है मेरा जो कि ऑनलाइन के माध्यम से काम कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहे हैं और अपना छोटा एक कोशिश है जिसके माध्यम से करना, मतलब अपने बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने आते थे क्लास में कोचिंग में, उनको ऑनलाइन के माध्यम से अपना विषय वस्तु को देने का काम कर रहे हैं और देंगे भी, ऐसा मेरा कोशिश है। अब देखिए यहाँ इसमें कहाँ तक हम लोग सक्सेस हो पाते हैं और कितना बच्चा इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, कितना विद्यार्थी इसका ले पाते हैं, तो बच्चे लोग पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा एक कोशिश है और मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, जो कि मैं मसौढ़ी में स्टेप अप जीएस एकेडमी करके क्लासेस चलाते थे और जीएस का क्लास चलाते थे, जहाँ पे कंपटीशन का जितने भी विद्यार्थी थे उन लोग का जीएस पढ़ाने का मैं काम करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ और क्लास चला भी रहा था। तो कोरोना महामारी का जो दौर आया उसमें क्लास को ही बंद कर दिया गया है और बंद करने के साथ हम लोग सोचे कि ऑनलाइन के माध्यम से, विद्यार्थी लोग का भी कहना था कि थोड़ा ऑनलाइन के माध्यम से सर आप पढ़ाइए, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, सबसे पहले मैं उसको बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा आप लोग को, चाहे कैसे पढ़ाऊँगा, चाहे कैसे आप लोग को याद करवाऊँगा। यहाँ याद करने वाली कोई मतलब घर पर बैठ के रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो अपना सब्जेक्ट जो जीएस पढ़ाऊँगा, उस जीएस में सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो भी टॉपिक स्टार्ट करूँगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, और ऐसा जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे जो विद्यार्थी पुराने हैं जो पढ़ लिए हैं वो जानते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं, चाहे क्या तरीका है इनका, चाहे इनका सिलेबस कितने समय में ख़त्म होता है, चाहे कितना लंबा है, इस सब लोग जानते हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पढ़े हैं, जो न्यू विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो क्लास तो चल ही रहा है, पर इसमें क्या है कि सबसे पहले जीएस, तो जीएस पढ़ना है तो ये तो जान लीजिए कि ये जनरल कंपटीशन का क्लास चलता है यहाँ पे स्टेप अप जीएस एकेडमी में। दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्टेप अप जीएस एकेडमी, ये हम लोग का क्लास है, कोचिंग संस्था का नाम है, मसौढ़ी में क्लास चलती है। और यहीं से मैं अपने क्लासरूम से ही एक छोटा कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को पढ़ाने का। आज ही मेरा फर्स्ट क्लास है और इसमें एकदम शुरू से जिसको बोला जाता है बुनियादी जो बोला जाता है, एकदम उसको हम वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सब्जेक्ट से रूबरू करा दूं कि सब्जेक्ट कौन कौन से है पढ़ना आप लोगों को, माने कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले जीएस में, तो सबसे पहले जीएस में हम आ जाते हैं। तो जीएस में आप लोगों को पढ़ना जो है तो उसमें पॉलिटी होता है, क्या है पॉलिटी, पॉलिटी, ठीक, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और आपका आ जाएगा फिजिक्स, आपका आ जाएगा केमिस्ट्री, आपको हो जाएगा बायो। इतना सारा सब्जेक्ट को पढ़ाना है और इस पढ़ाने के साथ साथ में याद भी करवाना है। और ये सारे सब्जेक्ट हम पहले ही बता दिए हैं कि जितना भी सब्जेक्ट है उसमें हम सबसे पहले ही बता देंगे, सबसे पहले हम थ्योरी दूंगा, उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है। और जो पुराने बच्चे जानते हैं और जो नए बच्चे जानना चाहते हैं तो एकदम स्टार्टिंग है, एकदम ऐसा मत सोचिएगा कि बीच से है, चाहे कहीं से सर छोड़ करके पढ़ा रहे हैं, चाहे आधा अधूरा, ऐसा नहीं, एकदम शुरू से है, स्टार्टिंग से है, जिसमें पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। और मैं ये भी जानता हूँ, चाहे आप लोग भी जानते होंगे कि जो भी विद्यार्थी यदि जो इंटर करके आते हैं, एज 12th पास आउट, जिनका बैकग्राउंड साइंस रहता है, तो साइंस रहता है तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये बच्चा लोग क्या करते हैं, पढ़ कर के आते हैं। और पढ़ कर के आते हैं तो हमको लगता है कि हमको जहाँ तक समझ है कि जो एग्जाम में जो 11th 12th में जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको कंपटीशन में 5 या 10 क्वेश्चन जो भी देते हैं, अब किस तरह का कंपटीशन फेस करना चाहते हैं, एग्जाम वहाँ भी देखा जाता है कि कैसा एग्जाम, मतलब कौन सी का एग्जाम देना चाहते हैं। तो उसके अनुसार यदि फिजिक्स केमिस्ट्री सब इससे क्वेश्चन पूछता है, बायो से भी क्वेश्चन पूछता है,
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है इस सारे विद्यार्थी को कंप्लीट रहता है, ठीक है ना। तो इसको मैं बाद में देखता हूँ। सबसे पहले मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बायो, ठीक है ना। इतना सब्जेक्ट खत्म करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री को हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हुआ फिजिक्स, सबसे पहले पॉलिटी है। तो सबसे पहले पॉलिटी में हम लोग को जो पढ़ना होता है, तो पॉलिटी को ही पार्टों में बांट कर पढ़ा जाता है, लेकिन उसके लिए कॉमन चीज़ हम बताए हैं, एक ही पॉलिटी सिर्फ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हिस्ट्री को क्या करेंगे, हिस्ट्री को हम 3 पार्टों में बांटेंगे। हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटेंगे तो उसमें सबसे पहला जो होगा वो प्राचीन इतिहास होगा, ठीक है, जिसको एनिसेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसका दूसरा होगा तो वहाँ पे मध्यकालीन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग मेडावल बोलते हैं। और उसके बाद तीसरा जो होगा मॉडर्न होगा, जिसको हम लोग आधुनिक बोलते हैं, ठीक है। लिखना चाहिएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा कि प्राचीन हिस्ट्री, उसके बाद हो जाएगा आपको मध्यकालीन, उसके बाद आपको हो जाएगा आधुनिक। ये 3 पार्ट में बांट करके पढ़ा जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यानी हिस्ट्री को बाबू रे हम 3 पार्टों में बांटे हैं। पहला पार्ट का नाम है प्राचीन, दूसरा का नाम है मध्यकालीन और तीसरा का नाम है आधुनिक। उसके बाद ज्योग्राफी में जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं तो ज्योग्राफी को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। उसमें भी 2 पार्ट और आ जाता है, एक आता है वर्ल्ड मैप, एक आता है इंडियन मैप, ठीक है। तो आप लिखना चाहिएगा तो आप लिख भी लीजिएगा। फिर से हम आपको दोबारा बोल देते हैं कि ये जो जीएस क्लासेस यहाँ है, जीएस का क्लास चलता है। जीएस का क्लास में सबसे पहले आप लोग को कहने को तो पढ़ना होता है, तो जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसको मैं बता दिया कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। तो पॉलिटी सब्जेक्ट तो है पढ़ना, इसको भी कई पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटी सिर्फ पढ़ेंगे, उसमें हम कर लेंगे कहाँ कैसे क्या करना है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को बाई फर्केट यानी अलग करके, यानी अलग करने का मतलब है कि प्राचीन इतिहास हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, मध्यकालीन हो गया, उसके बाद फिर आधुनिक हो गया। और ज्योग्राफी में तो बताएं कि ज्योग्राफी को भी 2 पार्ट में हम लोग बांटेंगे, एक बांटेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक बांटेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और उसमें भी क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी का अलग मैप होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी अलग मैप होता है, दोनों के हम लोग देखें, यानी 4 सब्जेक्ट यहाँ पहुँच गए। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी आएंगे। तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे तो इसमें क्या है, एक हो जाएगा माइक्रो, एक हो जाएगा मैक्रो, ठीक है, जिसको समशिष्ट और बेसिस्ट कहते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। एक उसका बड़ा भाग को देखेंगे, एक उसका छोटा भाग को देखेंगे, 2 भागों में बड़ा भाग और छोटा भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो और मैक्रो। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग सब लोग जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो जैसा पढ़ना है वो सब, मतलब वो तो जो इंटर करके हैं तो पहले ही बताया हम लोग। अब आ गए बायो, ठीक है, तो बायो को ही पढ़ाएंगे। इसमें कोई पार्ट नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसा कोई पार्ट नहीं बढ़ता है। बस बायो में सिर्फ ब्रांच को बांट दिया जाता है, कौन कौन ब्रांच पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो तो जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो बायो जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारे ब्रांच के बारे में लिखवा देंगे और उसको फिर बाइक अलग अलग करके बता देंगे। तो बाबू रे सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी से, ठीक है। यानी आप लोग अपना लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पॉलिटी से, ठीक है। और पॉलिटी से चलते हैं तो जो भी विद्यार्थी हैं, यदि पढ़ना चाहते हैं और लिखना भी चाहते हैं, नोट्स भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और आप लोग को बता देता हूँ कि पॉलिटी जब भी जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, जितना जो पेपर पढ़ाएंगे, चाहे वो मैप हो गया या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, या फिर आपको बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, तो हम तो इसमें 2 बात पहले बताए। पहला बात हम बताए कि वो सबसे पहले इसको हम देंगे थ्योरी, उसके बाद हम देंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे जो भी हम देंगे तो उसका मैं अपना नोट्स बना के रखा हूँ। सारा सब्जेक्ट का जो है ना इस तरह का क्या है, नोट्स है। और इसी तरह के नोट्स से सारे लोगों को हम, सारा सब्जेक्ट का मेरे पास है, ऑब्जेक्टिव का, थ्योरी का, सब्जेक्टिव का, जितना है सारा चीज़ का नोट्स है। और उसको एकदम कहने का मतलब एकदम जीरो से लेकर के, एकदम जिसको कहा जाता है कि एकदम शून्य से लेकर के एकदम जीरो लेवल से लेकर के, आज स्टार्टिंग में ही आपको बता दें कि एकदम जीरो लेवल से है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ तहाँ से नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक, एकदम कहने का मतलब कि एकदम जिसको कहा जाता है कि एक अच्छा सार संग्रह, उस तरह से कहने का मतलब कि हम आप लोग को देना चाहते हैं और दे रहे हैं और दे भी रहे थे, ठीक है ना। और दे भी रहे थे तो ये तो बताया भी कि कोरोना के कारण जो बंद यहाँ पे हुआ तो थोड़ा सा बाधित हो गए लोग, और थोड़ा हम भी बाधित हुए, और बच्चे लोग भी आने जाने में, गवर्नमेंट का भी ऐसा कहना था, तो हम लोग उनके बातों को मानकर ध्यान में रखकर काम शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से आए हैं। तो सारे नोट्स हैं, सारे पेपर का मेरे पास बनाया हुआ है, सब पेपर का मैंने बनाया है, एकदम बहुत बारीकी से बनाया, बहुत ढंग से बनाया है, और बच्चा लोग को देना चाहते हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।
तो जो भी लिखना चाहते हैं बाबू कॉपी पे अपना कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू हो जाइए, ठीक है ना। और उसको मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ाया जाता है, चाहे कैसे बनेगा, चाहे कैसे होगा, उस सारे चीज़ को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बाबू रे क्या है, पॉलिटी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी, यहाँ पे पॉलिटी। तो पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत से विद्यार्थी जो पुराने वाले हैं वो पढ़े हैं, शायद उनको ये चीज़ थोड़ा लगे कि सर फिर से वही चीज़ स्टार्ट करें, लेकिन इसका भी टाइमिंग बनाया जाएगा कि कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। अब पॉलिटी जब स्टार्ट कर रहे हैं जिसका, तो उस पर सबसे पहला जो पॉइंट है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। पहला पॉइंट का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो भारत का संवैधानिक विकास में सबसे पहला बात है, उसमें आपको लिखना होगा भारत एकदम, कहने का मतलब शुरू से है, यहाँ से इसके पहले कोई ऐसा पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसको मैं छोड़ रखा है। हाँ, इससे पहले जब आप हम पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री में जब आएंगे ना, तो यहाँ तक ला करके मिलाएंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर भारत का संवैधानिक विकास, हाँ, पॉलिटी पढ़ने का मतलब एक बात दिमाग में रख लीजिए कि पॉलिटी पढ़ने का मतलब है कि इसमें 50% नहीं, 60% हिस्ट्री का जुड़ाव होता है। कितना परसेंट, 60% हिस्ट्री का जुड़ाव होता है। तो सबसे पहला पॉइंट का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास में, ठीक है, जो बच्चा का मन में यदि संशय है, चाहे किस तरह का कोई दिक्कत है, चाहे किस तरह का कोई बात है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हाँ सर मतलब कहाँ पे क्या है, कैसा है, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, उसको आप कीजिएगा, उसको हम डील करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला, बार बार एक ही चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बउआ, कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। और उस सब्जेक्ट में सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। कि भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, भारत में संविधान को कौन लाया, भारत में संविधान है क्या। जिसको भारत के संविधान के बारे में ही पता नहीं होगा कि भारत के संविधान क्या है, भारत के संविधान से क्या फ़ायदा है, क्या घटा है, क्या मतलब इस क्या है, तो समझिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत लोग पढ़ते हैं, तो ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन इसका संविधान भी थोड़ा जानिए, और आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ, और जानिएगा, और जानने के बाद फिर हमको बताइएगा कि हाँ इसका क्या फ़ायदा है, चाहे इससे क्या होता है। बहुत लोग बच्चे लोग को पता ही नहीं होगा ना कि संविधान क्या है, चाहे संविधान के बारे में पता होगा। जैसे हम लिखें कि भारत का संवैधानिक विकास, तो इसमें इन लोग का पता नहीं चल रहा होगा कि भारत के संवैधानिक विकास तक कहने का मतलब है क्या, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है ना, डेवलपमेंट, यानी कहने का मतलब होता है कि जिस समय अपना भारत गुलाम था, जिस समय अपना भारत कहने का मतलब होता है एकदम कहने अंग्रेज के चंगुल में था, 200 वर्षों तक शायद गुलाम रहा, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो उस समय संविधान में विकास नहीं, माने संविधान था ही नहीं, संविधान आया ही नहीं था, बस संविधान में के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलते थे, बस दूसरे देश के मतलब अकॉर्डिंग हम लोग चलते थे, ठीक है ना। लेकिन अपना संविधान आया, बहुत से थ्योरी आए, बहुत से बातें आए, जिसको जान करके हम लोग को अपना हक अधिकार, और कहने का मतलब होता है कैसे रहना है, किस तरह से अपने भारतवर्ष को एक आगे बढ़ाना है, इस सब चीज़ों को इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम बता रहे हैं बउआ, तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक, पहला टॉपिक का नाम है भारत के संवैधानिक विकास। और पहले ही आप लोग को हम बता दें कि जितना जो हम सब्जेक्ट लिखवाए थे आपको पढ़ाने के लिए, उस सब सब्जेक्ट को सबसे पहला बात हम क्या बताए थे कि थ्योरी देंगे, और थ्योरी देने के साथ में क्या देंगे बउआ, ऑब्जेक्टिव देंगे। तो थ्योरी देंगे, या थ्योरी देने के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, तो दोनों करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी की ओर चलते हैं, यानी थ्योरी वाला पोर्शन को हम लोग देख लेते हैं कि थ्योरी क्या है। और जब हम थ्योरी दे देंगे, आप लोग को पढ़ा देंगे, तो ऑब्जेक्टिव उसी से निकलेगा। शायद एक ही चैप्टर में 150-200 के आसपास ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी की ओर चलते हैं, और उसके बाद जब थ्योरी खत्म हो जाएगा तो कहाँ चलेंगे, ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, ठीक है ना। यानी भारत का संवैधानिक विकास का भी हम थ्योरी पढ़ाएंगे, और थ्योरी के बाद फिर क्या करेंगे, इसका फिर हम ऑब्जेक्टिव खुद देंगे, ठीक है ना, जो आप लोग को लिखना होगा। और याद करने का कोई झिझक ही नहीं है कि कैसे याद करें, चाहे कोई ट्रिक है, व्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है, इरिक ट्रिक ऐसा कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा लोग पता नहीं होता तो नहीं है, मतलब हम ये सब चीज़ नहीं जानते, सिर्फ हम इतना ही जानते हैं कि थ्योरी ऑब्जेक्टिव करना है और बच्चा लोग को याद करना है, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट देना है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट देना है, तो उसी के लिए हम क्या किए हैं कि मतलब अपना सब कुछ हम लिखे हैं खुद से, मैंने इसको बनाए हैं, बना करके आप लोग को दे रहे हैं और पढ़ा भी रहे थे। तो पता ही है कि कोरोना का टाइम आया, बंद हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बुआ, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, तब क्या आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा ऊपर में कौन सी, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास में हम लोग चलते हैं, तो लिखते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी
ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्या कहता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम लोग EIC कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इन्हें दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए व्यापार वाणिज्य करने के लिए आगे बताते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे पहले आपको लिखना जो है इसमें क्या कह रहा है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है 31 दिसंबर, आप लोग रिटर्न भी कीजिएगा, लिखिएगा भी साथ साथ, जैसे जैसे हम बोलेंगे लिखिएगा भी और उसको अंडरलाइन भी करते जाइएगा। क्या कहता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, एकदम याद भी करना है क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे। तो जो हम बोलते हैं आप लिखने वक्त बोलिएगा, ठीक है, आप क्लास में नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से हैं, तो जो हम बोलेंगे उसको आप लोग भी बोल कर लिखिएगा, कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कहता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, सबसे पहले बाबू एक अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्या कहता है एलिजाबेथ प्रथम, यानी इसको दिमाग में उठाइए कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, कब कहता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, लिखिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के, और लिखने के साथ साथ में जो हम बोल रहे हैं बोल कर लिखिएगा, उसको अंडरलाइन करते जाइएगा, जैसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं उस तरह से अंडरलाइन भी कीजिएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, बस यहीं तक अंडरलाइन करना है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी हो गया, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, कब कहता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी, ठीक है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्या कहता है एलिजाबेथ प्रथम, यानी ब्रिटेन की महारानी कौन है एलिजाबेथ प्रथम। कब कह रहा है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किसको लाया गया बाबू रे, ईस्ट इंडिया, क्या कहता है द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं EIC, कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी न लिख करके EIC लिख देगा, ठीक है ना, और इसीलिए इसको हम ईस्ट इंडिया EIC, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, इसको आप लोग ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है। क्या कहता है इंडिया कंपनी, यानी क्या कहता है EIC, यानी EIC, यहाँ तक समझे। यानी सबसे पहले आप लिखिए और लिखने के साथ साथ में इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कोई ट्रिक नहीं है बाबू, और ट्रिक हम देना भी नहीं जानते हैं, चाहते भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले दिमाग में यही बैठाना है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी, इसको अंडरलाइन भी करते जाना है, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की स्थापना हुई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अंडरलाइन करना है, 31 दिसंबर 1600 को भी अंडरलाइन करना है, एलिजाबेथ प्रथम को भी अंडरलाइन करना है, इस सारे चीज़ को अंडरलाइन करना है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भी अंडरलाइन करना है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम को भी अंडरलाइन करना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अंडरलाइन करना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लिखे हैं आप लोग EIC की स्थापना
की और इन्हें दक्षिणी पूर्वी, क्या कहता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए, इन्हें दक्षिणी पूर्वी, चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंडरलाइन भी कर लिए होंगे, EIC की स्थापना की और इन्हें स्थापना की और इन्हें दक्षिणी पूर्वी, क्या कहता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए, क्या कहता है बुआ, सबसे पहले यहाँ पर दिमाग में लगाइएगा कि दक्षिणी पूर्वी, क्या कहता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए, क्या कहता है, एशियाई देशों के लिए क्या कहा कि एशियाई देशों के लिए व्यापार और वाणिज्य, क्या कहता है, एशियाई देशों के लिए व्यापार, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, व्यापार वाणिज्य करने के लिए, ठीक है, आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के कौन आया, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, और कहाँ लेकर के आया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में कौन सी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, कौन सी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है, यानी दिमाग में आपको बैठ गया होगा। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, आपने मन में क्वेश्चन कीजिए कि कब आया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, कब आया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है, और कौन आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आया, लेकर के कौन आया, एलिजाबेथ प्रथम, क्या कौन लेकर के आया, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, जो कहाँ के महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी, किस स्थान पर लेकर के आया, तो कहता है कौन सी, इन्हें दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए, कौन स्थान पर, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए कौन सी करने के लिए, व्यापार और वाणिज्य करने के लिए, क्या करने के लिए आया, व्यापार और वाणिज्य करने के लिए, लिखते जाइएगा, जो भी हम बोल रहे हैं लिखते जाइएगा, उसको कहेंगे तो अंडरलाइन करते जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कहता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी, लिखिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम लोग क्या लिखे हैं, EIC लिख लिए होंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि इतना देरी में आप लोग लिख लिए होंगे कि 31 दिसंबर, लास्ट बार बोल रहे हैं बाबू, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, कहाँ हुआ रे, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंडरलाइन करना है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को अंडरलाइन करना है, एलिजाबेथ प्रथम को अंडरलाइन करना है, द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां से अंडरलाइन करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की स्थापना की और इन्हें दक्षिणी पूर्वी, क्या कहता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए व्यापार वाणिज्य करने के लिए, इसके बाद मैं बताता हूँ व्यापार वाणिज्य करने के लिए, ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य करने के लिए, ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा व्यापार वाणिज्य करने के लिए, पहले इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक तो आप लोग लिख लिए होंगे। व्यापार वाणिज्य करने के लिए देख लेते हैं, चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, व्यापार वाणिज्य करने के लिए 15 वर्षों, कितना कहता है अरे, अब देखिए व्यापार वाणिज्य करने के लिए, हाँ लिखिएगा, व्यापार वाणिज्य करने के लिए 15 वर्षों, क्या कहता है, 15 वर्षों, ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य करने के लिए 15 वर्षों, यहाँ पे लिखिएगा 15 वर्ष का अधिकार पत्र, 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया, 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया, ठीक है, 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। साथ ही 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया, साथ ही कहा गया कि यदि व्यापार यहाँ पे लिखा गया है बाबू, कहा गया है कि यदि व्यापारिक, ठीक है, यहाँ पे कुछ कहा गया है कि यदि व्यापारिक स्थिति
व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी तो इस स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारिक अधिकार पत्र का नवीकरण किया जाएगा। इस क्या कहता है, 20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारिक अधिकार पत्र को नवीकरण किया जाएगा। अब सुनिएगा क्या कहता है। सबसे पहले तो हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, वहाँ तक लिखवाए थे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लेकर के आया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए कौन सी करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखवाए थे बाबू रे कि व्यापार वाणिज्य करने के लिए। ठीक है, लेकर के तो आया, तो कौन लेकर के आया, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम लेकर के आया। किसको लेकर के आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के आया। कौन से डेट में लेकर के आया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लेकर के आया। ठीक है, और कौन सी करने के लिए आया, तो कौन सी करने के लिए आया, व्यापार और वाणिज्य करने के लिए आया। कौन सी करने के लिए आया बुआ, व्यापार और वाणिज्य करने के लिए आया। ठीक है, तो व्यापार और वाणिज्य करने के लिए आया। अब सुनिए क्या कहता है, अब यहाँ से नया खेला शुरू होता है। क्या कहता है कि 15 वर्ष, यहाँ तक तो आप लोग लिख लिए थे कि व्यापार वाणिज्य करने के लिए। ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य करने के लिए तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब यहाँ से शुरू कीजिएगा कि व्यापार वाणिज्य करने के लिए, फिर लिखिएगा करने के लिए के बाद लिखिएगा 15 वर्ष। क्या कहता है, 15 वर्ष का अधिकार पत्र। कितना वर्ष के बुआ रे, 15 वर्ष का, दिमाग में उठेगा। 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। 15 वर्ष का कौन सा पत्र दिया गया, तो सबसे पहले अंडरलाइन कीजिएगा, 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। 15 वर्ष का कौन दिया गया है, अधिकार पत्र दिया गया है। 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया, 15 वर्ष का अधिकार पत्र लिख लीजिएगा। व्यापार वाणिज्य करने के लिए उसके बाद लिखिएगा, वहां से शब्द जोड़िएगा और लिखिएगा 15 वर्ष। कितना कहता है, 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि, क्या कहता है, लिखिएगा कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। यहाँ तक लिखिएगा कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। कुछ शब्द पता नहीं चल रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। साथ ही कहा गया कि, क्या कहा गया, साथ ही। तो सबसे पहले अंडरलाइन करने वाली बात है, तो ये 15 वर्ष को अंडरलाइन कीजिएगा और अधिकार पत्र को अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, अधिकार पत्र, यानी यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अधिकार पत्र होता क्या है। सबसे पहला बात है कि अधिकार पत्र होता क्या है। तो अधिकार पत्र कहने का मतलब सिंपल बात है कि यदि कहीं पे आप मान लीजिए कि कोई रूम लेते हैं, तो रूम लेते हैं तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि हम आपसे पहले पगड़ी के रूप में क्या लेंगे, 5000 रुपया लेंगे, चाहे 10,000 लेंगे, चाहे 20,000 लेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि जब हम एग्रीमेंट करा लेते हैं, जब उनको पगड़ी के रूप में 10,000 रुपया हम दे देते हैं और देने के साथ में जो एग्रीमेंट कराते हैं और जो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट पेपर तैयार होता है वही क्या हो गया, अधिकार पत्र। इन फ्यूचर भविष्य को देखते हुए वो काम किया जाता है। ठीक है ना, तो अधिकार पत्र उसी को कह रहा है कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी आया था और कौन सा डेट में आया था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। उसको लेकर के कौन आया था, तो उसको लेकर के आने वाला व्यक्ति का नाम था महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ व्यक्ति नहीं है बल्कि वो फीमेल है, ऐसा निकल गया है कि व्यक्ति है ना, फीमेल है, महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ उसको लेकर के आए थे। और कौन से डेट में लेकर के आए थे वगैरह, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लेकर के आए थे। और वो कहाँ की महारानी थे, ब्रिटेन की महारानी थी। या कौन सी करने के लिए लाए थे, तो व्यापार वाणिज्य करने के लिए लाए थे। या कौन से एरिया में आए थे, तो एशियाई देशों का कहाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया में आए थे। ठीक है,
अब वहाँ तो आए थे, अब वहाँ तक तो आ गया, कौची करने के लिए आए थे, व्यापार और वाणिज्य करने के लिए। और फिर कौन सी कहता है कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। कितना वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया? 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। तो 15 वर्ष के लिए क्या हो गया, अधिकार पत्र दिया गया। किनको? महारानी एलिजाबेथ को। कौन सी करने के लिए? व्यापार वाणिज्य करने के लिए। तो इस बात को लिखिएगा कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होती है, 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम दीजिएगा, उसके बाद फिर लिखिएगा साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक, साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक, लिखिएगा साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही कहा गया, अधिकार पत्र दिया गया तो कहा गया कि कितना वर्ष के लिए अधिकार पत्र दिया गया? 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र दिया गया। और 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र दिया गया तो कोची कहा गया, 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी तो इस स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष, क्या कहता है, प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारिक अधिकार पत्र को नवीकरण किया जाएगा। अब सुनिएगा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बोलते बोलते थोड़ा सा हो गया है। चलिए हम लोग शुरू रहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ तक लिखे होंगे कि व्यापार वाणिज्य करने के लिए, फिर यहाँ से आप लिखना शुरू किए होंगे। तो 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। 15 वर्ष का कौन सी दिया गया है? बोले अधिकार पत्र दिया गया है। यहाँ तक भी लिख लिया आप लोग? हमको लग रहा है कि आप लोग लिख लिए हैं, ठीक है ना। 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। उसका कौन सी कहता है कि साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी, ठीक है। साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी तो इस स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष, क्या कहता है कि इस स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष, स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात, प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारिक अधिकार, ठीक है ना। आप लोग लिख रहे होंगे, चाहे लिख भी लिए होंगे, तो सुनिएगा क्या कहता है कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया है। साथ ही यह कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी तो इस स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष, इसको भी अंडरलाइन कर लेना रे बउआ कि प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारिक अधिकार पत्र को, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, नवीकरण किया जाएगा। कौन सी किया जाएगा? नवीकरण किया जाएगा। अब सुनिएगा, आप लोग से ही क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पर लिख लिए होंगे, हमको ऐसा लग रहा है आप लोग लिख लिए होंगे कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। साथ ही यह कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी तो इस स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारिक अधिकार पत्र को नवीकरण किया जाएगा। इस व्यापारिक अधिकार पत्र को कोचिंग किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब नया किया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे हम क्वेश्चन ये बात के पूछते हैं कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया कब? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने वाला व्यक्ति कौन थे? महारानी एलिजाबेथ प्रथम लाने वाला व्यक्ति थे। और कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी, ठीक है। और क्या कहा कि अब वो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट वाला जो बात हम बताए थे कि अधिकार पत्र वाला जो बात बताए थे, तो कितना वर्ष के अधिकार पत्र मिला रहा? तो 15 वर्ष का कुछ मिल गया, अधिकार पत्र दिया गया, ठीक है ना। यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम को कहा गया कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के आप आए हैं तो 15 वर्ष तक व्यापार वाणिज्य यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को अधिकार दिया गया। किनको दिया गया? इस तरह से दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ, इस तरह से दोनों के बीच में इस बात को कहा गया कि कितना दिन तक कर सकते हैं? 15 वर्ष तक कर सकते हैं। तो 15 वर्ष तक कर दिया जाएगा। साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति, और 15 वर्ष का कहने का मतलब होता है कि अधिकार पत्र दिया गया, उसके साथ में इस बात को कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होती है, व्यापारिक स्थिति मजबूत होती है, यहां तक तो देखिए कि इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी, चाहे होती है, तो इस स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष पर, इस स्थिति में कुछ कहता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रत्येक
20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारिक अधिकार पत्र को कुछ किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा, मतलब नया किया जाएगा। यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होती है, व्यापारिक स्थिति आपको अच्छा होता है, व्यापारिक स्थिति यदि ढंग से, यानी व्यापारिक स्थिति कहने का मतलब होता है कि आपका व्यापार जो कर रहा हूँ रन कर गया, स्थिति में अभी तो स्टार्टिंग किया है कि तब 15 वर्ष का अधिकार पत्र मिला है, हो सकता है आने वाला कल, मतलब यहाँ पे सिंपल से बात जानते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कि 20 वर्ष में यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगा, ठीक है ना, यानी सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि इस स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात यदि व्यापारिक, यहाँ कहता है व्यापारिक अधिकार, यानी कहने का मतलब होता है कि व्यापारिक स्थिति, यानी कहने का मतलब कि यदि आपको मुनाफा होगा, ठीक है ना, आपका स्थिति अच्छा होगा, आपका कंडीशन अच्छा होगा, ठीक है ना, तो प्रत्येक 20 वर्ष पर क्या किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा, मतलब नया किया जाएगा, ठीक है ना। यही बात को यहाँ पे कहा है, ठीक है ना, जो इस बात को कहा गया, तो 20 वर्ष, यानी यहाँ पे अंडरलाइन करिए कितना वर्ष के लिए, 20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारिक अधिकार पत्र का नवीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, और याद करने वाली कोई बात नहीं है, बस सिंपल से दिमाग में बैठाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कुछ याद करने वाली बात नहीं है, सिंपल से ये बात बैठाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आया, ठीक है ना। उसको लाने वाला व्यक्ति का नाम कौन था, क्या था, तो लाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाली थी, तो ब्रिटेन के रहने वाली थी, तो ब्रिटेन के रहने वाली थी, तो यहाँ कौन सी करने के लिए आए थे, तो यहाँ व्यापार वाणिज्य करने के लिए आए थे। अब कौन से क्षेत्र में लाया गया, तो बताइए कि कौन से क्षेत्र में लाया गया, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में लाया गया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में लाया गया। कौन लाया, महारानी एलिजाबेथ लाई। कौन से डेट में लाया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लाया। महारानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की थी, उसके बाद कितना दिनों का अधिकार पत्र मिला, तब 15 वर्ष का अधिकार पत्र मिला। 15 वर्ष का जब अधिकार पत्र मिला, और उसके बाद उसके साथ में कहा क्या गया कि यदि आपका व्यापारिक स्थिति, टर्म ऑफ कंडीशन उनके साथ में रखा गया, क्या टर्म ऑफ कंडीशन रखा गया, कि यदि व्यापारिक स्थिति ठीक होगा, ठीक है ना, यदि आप जो व्यापार वाणिज्य करने के लिए यहाँ पे आए हैं, यदि व्यापारिक स्थिति आपको ठीक होगा, तो आपको प्रत्येक 20 वर्ष पर क्या किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा। यानी जो अधिकार पत्र जो है ना, यहाँ पे नवीकरण कहने का मतलब होता है जो अधिकार पत्र दिया गया है वगैरह, उसके बारे में कह रहा है कि वो अधिकार पत्र को प्रत्येक 20 वर्ष पर क्या किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिखे होंगे, समझे भी होंगे, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में इस बात को बताइएगा कि हाँ सर थोड़ा फास्ट बोलते हैं, चाहे स्लो बोलिएगा, चाहे ऐसा जो भी कहना होगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, और मैं इसी तरह से, माने इसी कॉन्सेप्ट से, यहाँ ट्रिक फ्रिक हम नहीं जानते हैं ना, ट्रिक फ्रिक हम देते हैं, जो देते हैं सो देते हैं, ठीक है ना। हमको ट्रिक फ्रिक से एलर्जी है, एक ट्रिक से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमको लेना देना ये है कि सबसे पहले आपको हम बताए थे कि बउआ सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे। अभी तो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट कौन सी किया था, पॉलिटी। आपको दिमाग में होगा, जहन में इस बात का होगा कि सबसे पहले स्टार्ट हमने क्या किया था, पॉलिटी। अब पॉलिटी जब हम स्टार्ट किए थे तो पॉलिटी में सबसे पहला जो आप लोग का बिंदु था, सबसे पहला जो आप लोग का कहने का मतलब टॉपिक था, उसका नाम था भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास में जब हम स्टार्ट किए हैं तो कहाँ से स्टार्ट किए हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने कदम रखा है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में कौंची करने के लिए, व्यापार वाणिज्य करने के लिए, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के आई है व्यापार वाणिज्य करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, यही बात हम लिखवाए थे। और कौंची करने के लिए आई थी, तब व्यापार वाणिज्य करने के लिए आई थी। और उसके बाद अधिकार पत्र कितना वर्ष का मिला था बउआ रे, तब 15 वर्ष के लिए मिला था, तो 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी तो इस स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारिक अधिकार पत्र को कोचित किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा, मतलब नया किया जाएगा। व्यापारिक स्थिति आपका ठीक होगा तब। तो सिंपल से बात है कि मान लीजिए कि कोई आदमी बिजनेस करता है, तो बिजनेस करता है तो कहीं पे रूम लेता है, तो रूम लेता है तो कहने का मतलब होता है कि यदि उसका मान लीजिए कि जो चीज़ का बिजनेस करे, जौन चीज़ का बिजनेस करे, मान कोई दुकानें खोल करके रखा है, तो दुकान चलेगा तभी तो मकान मालिक को रेंट देगा ना। और दुकान नहीं चलेगा तो कहाँ से रेंट देगा। तो यदि दुकान खोला है, दुकान चलेगा, ठीक है ना, तो मकान मालिक पैसा प्रस्ताव करते हैं कि अभी आपको पैसा हम 2000 लेंगे, और मान लिया जाए कि आपका बिजनेस अच्छा रन कर जाएगा, व्यापार आपका रन कर जाएगा, तो उसमें 10% 15% हम बढ़ा देंगे, रेंट में आपको बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह का प्रस्ताव हर कोई रखता है, वो भी रखा था और आया था व्यापार करने के लिए। और जानिए कि कौन आया था, ब्रिटेन से महारानी एलिजाबेथ आए थे, ठीक है ना। कौन कंपनी को लेकर के, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपसे पूछेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो क्या मानिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आई थी। कौन लेकर के आया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम लेकर के आई थी। कौन चीज करने के लिए आई थी? तो व्यापार करने के लिए आई थी। कितना दिनों के लिए अधिकार पत्र मिला? तो 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र मिला। जब 15 वर्ष का अधिकार पत्र मिला है तो कहने का मतलब वहाँ पे वो टर्म ऑफ कंडीशन रखा गया कि यदि आपका व्यापारिक स्थिति ठीक होगा तो उसमें कितना, प्रत्येक 20 वर्ष पर कौन चीज किया जाएगा? नवीकरण किया जाएगा, मतलब उसको नया किया, प्रत्येक 20 वर्ष पर, ठीक है, प्रत्येक 20 वर्ष पर क्या किया जाएगा? नवीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ें, समझे, लिखिए, ठीक है ना। और अच्छा लगे बुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स जो भी आपको करना होगा कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा ताकि उसका फिर हम रिप्लाई दे सके। और कहने का जो मेरा चैनल का नाम है स्टेप अप जीएस एकेडमी, स्टेप अप जीएस एकेडमी, और उसको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर आपसे हम अगले क्लास में मिलते हैं इस टॉपिक, इस बिंदु के बाद, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग पढ़ाई कीजिए, लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बस आप लोग से इतना ही विनती है, मेरा मेहनत का फल आप ही लोग हैं। यदि आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मतलब इसको शेयर कीजिएगा, तभी क्या करेंगे कि हमको भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा कि ना भाई जो पढ़ाए हैं सर तो अच्छा लगा, क्या लगा, इस तो बताइएगा तब ना थोड़ा हमको भी ये लगेगा। लेकिन आप लोग से खास रिक्वेस्ट है, मतलब काइंडली रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं या जितने भी अदरवाइज कोई भी विद्यार्थी जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है बाबू रे, कि इसको क्या कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।